नमस्कार मित्रों, एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू होने का मुझे मौका मिला है जिनका व्यक्तित्व रंग कर्म से जुड़ा हुआ है। हमें गर्व है कि झारखंड के पहले रंगकर्मी श्री रविकांत मिश्रा जी को मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये रंगकर्मी के साथ साथ कविता और कहानियाँ भी लिखते हैं, साथ में उपन्यास भी। अमेज़न पर इनकी उपन्यास ग्रामर ऑफ काली माटी प्रकाशित हुई है। मैं चंद्रकांत परिचर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आइए मिलते हैं कुछ ज्वलंत सवालों को लेकर। रवि जी आप बताएं। नमस्कार रवि जी, आप बताएं कि ग्रामर ऑफ काली माटी का मुख्य विचार क्या है। काली माटी मेरे लिए एक माता के स्वरूप है और इस भूमि पर जो विकास हुआ है और जो विकास नहीं हो पाया या जिसका विनाश हो गया, काली माटी कहानी जो है इसी के बीच से गुजरती है, दोनों को स्पर्श करते हुए। और काली माटी एक माँ के रूप में मैंने इसको अभिव्यक्त किया है और उस माँ को मैंने एक वस्त्र दिया है जो वो मज़दूर का वस्त्र पहनती है, सिर पर हेलमेट लगाती है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसके हाथ में एक दंड है, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और वो यहाँ अपने पुत्रों से प्रश्न करती है कि क्या तुम इसे विकास कहोगे या फिर विकास की क्या परिभाषा है। इस काली माटी चरित्र का एक संवाद है जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। ये हर आने वाले लोगों को ये सवाल करती है कि पंख नोचवाओगे तो दाना मिलेगा, सेफ्टी हटी कि दुर्घटना घटी। और ये उपन्यास के करीब करीब सभी पात्रों के साथ जुड़ी हुई है और कुछ पात्रों के साथ इनका जो है डायरेक्ट संवाद है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि पूरे 100 साल जो काली माटी के हुए हैं उसमें कुछ प्रमुख घटनाओं को हमने स्थान दिया है जो ड्रामेटिक हैं, इंफॉर्मेटिव हैं और जो यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए सवाल हैं उनको रखा है और उस एक प्रयास मैंने किया है। चंद्रकांत, धन्यवाद। अगला सवाल रवि जी कि यह काल्पनिक उपन्यास है या यथार्थवादी उपन्यास, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, कहानी जो भी होती है या उपन्यास होता है वो यथार्थ और कल्पना दोनों के मिश्रण से ही बनता है। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि इस उपन्यास को पढ़ते समय आपको यथार्थ का बोध होगा और एक यथार्थवादी उपन्यास है, परंतु कहानी को विस्तार देने के लिए या विचार को, जो इस मिट्टी का विचार है, उस विचार को विस्तार देने के लिए कहीं कहीं हमें कल्पना में भी जाना पड़ता है, परंतु उसके बुनियाद में आप देखेंगे तो वो सत्य है जो हम कहना चाहते हैं। जी अच्छा, आपके उपन्यास का कालखंड क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करें। देखिए, ऐसे तो 100 वर्षों का इतिहास बहुत बड़ा होता है और मैं इसको ऐतिहासिक उपन्यास नहीं कह रहा हूँ। ये कुछ घटनाओं को लेकर अपनी बात कहने और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है। इसलिए मूलतः मैं अगर आपको बताऊं तो ये उस काल की हम बात कर रहे हैं जब हम मिनी बस या लाल डब्बा चलता था तो उसमें हम यात्रा करते थे और सिनेमा घर के टिकट 2, 10, 3, 15 हुआ करते थे और वहाँ से अगर हम निकलते हैं तो फिर हम पहुँचते हैं चित्रहार की दुनिया में। नया नया टेलीविज़न आया था और लोग चित्रहार देखने में व्यस्त हो जाते थे, दूसरे के घर में चले जाते थे। टीवी एक अजूबा था। वहाँ फिर हम पीसीओ पर आ जाते हैं और पीसीओ से फिर हम मोबाइल पे आ जाते हैं।
ये एक मतलब कालखंड मैंने इसमें रखा है। जी बहुत सुंदर रवि जी। आपने अपनी उपन्यास में समसामयिकता को किस रूप में रेखांकित किया है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, काली माटी, गेमर ऑफ काली माटी उपन्यास पर्यावरण, मजदूर की व्यथा, मजदूर नेताओं की रणनीति, पूंजीवाद का चक्रव्यूह, मीडिया की भूमिका, अपराधियों का जमावट और अपराधी कार्यकलाप में लिप्त उन लोगों की कथा है जो इस काल में यात्रा किए और फिर वो कहीं आज के डेट में अपना एक चिन्ह छोड़ करके चले गए हैं। तो इन सब को मिला करके एक प्रयास है जिसमें षड्यंत्र भी है, राजनीति भी है, आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच का द्वंद्व भी है और पूंजीवाद की रणनीति है जो हम पर थोपा जाता है या हमें सम्मोहित किया जाता है। इसीलिए वो जो औद्योगिक शहर आप देखेंगे, जैसे धनबाद भी देख लें, तो उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं अपराध जो है वो पनप जाता है। इसमें एक संवाद है कि जिस भूमि पर धन की वर्षा होती है वो भूमि रक्त की प्यासी हो जाती है। जी बहुत सुंदर। अगला जो सवाल है जी कि काली माटी जो आपने उपन्यास लिखा, उसमें किन बिंदुओं को आपने रेखांकित किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पात्र ना तो इसमें नकारात्मक हैं ना सकारात्मक हैं, ये परिस्थिति से जन्मे हुए पात्र हैं और इनकी यात्रा पाठकों को कभी नकारात्मक लग सकती है, कभी सकारात्मक लग सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये खलनायक है और ये नायक है, क्योंकि मनुष्य अपने शक्ति और कमजोरी दोनों का मिश्रित रूप है। तो जिस व्यवस्था में वो रहता है उस व्यवस्था में उसकी भूमिका कभी कभी बहुत सकारात्मक हो जाती है और कभी कभी बहुत नकारात्मक हो जाती है। तो इसमें जो भूमिका है, जैसे कि वालिया है, वालिया बहुत बड़ा गेमर है। वो पूरे ज़मीन को अपनी मिल्कियत समझता है, ज़मीन के साथ साथ वो लोगों के दिमाग को अपनी मिल्कियत समझता है। वो कहता है कि पोंगा बजे तो दिमाग जगे और पोंगा बजे तो दिमाग सो जाए। मतलब इनकी ज़िंदगी पोंगा से शुरू हो और पोंगा पे ख़त्म हो जाए। साल के 365 दिन और जीवन के 70 साल 60 साल, ये उससे बाहर कुछ ना सोच सके, ये उसकी रणनीति है। आदिवासी भाइयों की अपनी मांग है, गैर आदिवासी लोगों की अपनी व्यथा है, उनकी अपनी मांग है, प्रशासन की अपनी व्यवस्था है और अपना ही भ्रष्टाचार है। फिर इसके साथ साथ जो राजनीतिक पुरुष हैं उनकी अपनी चाल है। तो ये सब चाल जो है अपने अपने चल रहे हैं और इसीलिए कहा गया, इसमें एक लाइन है कि आ तू खेल ले, खेल अभी जारी है, हाँ पर इतना याद रखना कि सेफ्टी हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत सुंदर रवि जी। अगला जो सवाल है कि आपका उपन्यास जो ग्रेमर ऑफ काली माटी है उसमें आपने गाली का प्रयोग किया है, या यूँ कहा जाए अगर आप गाली का प्रयोग नहीं भी करते तो यह उपन्यास और बेहतरीन हो सकता था, बिना गाली दिए हुए, बिना गाली के शब्दों का प्रयोग किए हुए। हाँ, इसको आप किस रूप में देखते हैं और ऐसा प्रयोग आपने क्यों किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पात्र की भाषा है और ख़ास करके इस मिट्टी की जो भाषा है और जो अपराधी लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग गैर अपराधी नहीं होते हुए भी उसका उपयोग करते हैं और हर शिक्षित व्यक्ति भी इसका कभी कभार उपयोग कर लेता है। तो देखिए, मैंने सिर्फ पात्र की
दशा को और उसके आंतरिक भाव को अभिव्यक्त करने के लिए इस भाषा का इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। पर चंद्रकांत भाई एक बात मैं बता दूं, मैंने उसको अभिव्यक्त उस ढंग से नहीं किया है जिस ढंग से अभिव्यक्त लोग करते हैं। मैंने एक अक्षर शुरू का लिख दिया, एक अक्षर अंत का रख दिया। अब आप समझ लें कि क्या करना है। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जमशेदपुर की अपनी एक भाषा है। आप जैसे यहाँ पे देखिएगा, ठो बोलने की बड़ी आदत है। एक ठो चाय पियो, दो ठो सिंघाड़ा खाओ यार, ऐसा करो। फिर एक है बेटा, अरे बेटा तुम इतना बड़ा आदमी हो गया बे, हमको पहचान नहीं रहा। मेरा माँ बेटा तो मेरे को ही नहीं पहचान रहा था। ये जो बेटा शब्द है ये लगातार हमारे संवाद में आता है। तो मैं अगर इससे अलग कुछ करने का प्रयास करूं तो वो मुझे लगता है कि तर्क संगत नहीं होता, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया। जी। अच्छा, अगला जो सवाल है, ये साहित्य की दृष्टि से यह उपन्यास कितना उपयुक्त है? इसे आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैंने एक प्रयास किया है, ठीक है, और मेरी दृष्टि में साहित्य की जो परिभाषा है वो है कि जो समाज का हित करे वही साहित्य है। तो इसमें वो सारी बातें हैं जिससे हम सबक ले सकते हैं। जैसे अब मैं अपराध की बात करूं तो जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था और जिस समय जमशेदपुर में आपराधिक गतिविधियां बड़ी तीव्रता पे थी, तो अपने को, मतलब अपराधी मैं नहीं हूँ, मेरे अपने को बचाने के लिए मैं रोड पर किताब लेकर के हाथ में चलता था कि पुलिस ये समझे कि भाई ये पढ़ने लिखने वाला लड़का है। नहीं तो पुलिस किसी को भी पकड़कर उठाकर ले जाती थी, पूछताछ करती थी। तो बड़ा ही एक मतलब शर्म भी लगता था, डर भी लगता था कि कहीं मैं किसी लफड़े में ना पड़ जाऊं। तो देखिए, ऐसा है कि हम इस उपन्यास, सॉरी मैं सवाल भूल गया, क्या पूछे थे आपने? सवाल पूछे थे कि यह साहित्य की दृष्टि हाँ, से साहित्य कितना के उपयुक्त है। देखिए, तो इसमें साहित्य है क्योंकि इसमें समाज का हित है। वो सभी कारण हैं जो कारण से समाज विकसित होता है, सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से भी। जी। अच्छा, अंतिम सवाल कि यह उपन्यास लिखने की प्रेरणा आपको कब मिली, कहाँ मिली और कैसे मिली, इसको विस्तार से बताएं। चंद्रकांत भाई, मेरा जन्म इसी भूमि पर हुआ है, मेरी परवरिश भी यहीं हुई है। और ठीक है, मैं बीच में 12 साल दिल्ली और मुंबई रंगमंच और फिल्म की दुनिया में रहा और वहाँ काम किया, परंतु जो सवाल हैं वो सवाल मेरे साथ चलते रहे। वो मेरे अंतर मन में एक यात्रा उसकी चलती रही। आपको भी याद होगा कि हम गर्मी के दिनों में एक चादर ओढ़ करके सोते हैं, पर आज बिना कूलर और बिना एसी के हमको नींद नहीं आती है। नदियों का पानी हम ऐसे ही पी लेते थे, पर आज नदी में आप स्नान करने के बारे में भी सोचेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह का भाईचारा था, जिस तरह आपस में प्रेम भाव था, संबंध था, हालांकि ये शहर 2-3 दंगा देख चुका है, उसके बावजूद भी उसमें कोई कमी नहीं आई थी। पर आज जीवन में मेरे बगल में कौन रह रहा है या मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम है, उसके घर में क्या समस्या है नहीं मालूम है। हम एक यूनिट के तौर पर डिवाइड होते चले गए और हमारा जो भारतीय जीवन दर्शन है वो बदलता चला गया। लेकिन ये तो जो है रवि जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 10-15 वर्षों में ये सब देखने को मिला। नहीं तो मुझे भी याद है कि मोहल्ले में एक चूल्हा अगर जल जाती थी तो कम से कम 5-6 लोगों के घर में वह चूल्हा जो है प्रवेश करती थी और लोगों का खाना बनता था। लेकिन धीरे धीरे यह जो है परिवेश बदलता गया, लोग अपने आप में सिमटते गए। ऐसा क्यों हुआ? यही सभी प्रश्न हैं जो इस उपन्यास में आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ विकास की जो परिभाषा है, मैं उस पे आता हूँ, वो मेरी समझ में नहीं है।
मेरी समझ में नहीं आता है कि हम विकास किसको कहें। हमने हवा को प्रदूषित कर दिया, जल को प्रदूषित कर दिया, तापमान बढ़ा दिया, जंगल काट दिए, खेतों को बंजर कर दिया, खेतों पर हमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी। ठीक है, एक तालाब हुआ करता था हम लोगों के शेरे पंजाब में, याद है, बड़ी ठंडी हवा आती थी वहाँ से, जब बस वहाँ रुकती थी तो बड़ी ठंडी हवा आती थी। एक बार मैं दिल्ली या मुंबई से वापस लौटा तो मैंने देखा कि वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हैं। तो अब आप बताएं कि हम जिस परिवेश के कारण, जिस वातावरण के कारण जीवित हैं, वही वातावरण जब नष्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ कौन रहेगा या कौन बचेगा। तो एक पीड़ा थी, उस पीड़ा को मैंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले कह चुका हूँ, वो सारी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी, आपने बहुत ही सरल एवं मार्मिक ढंग से मेरे सवालों का जवाब दिया। इसके लिए मैं पुनः एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।